जय हिंद साथियों, बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 24 अप्रैल 2022 को लिया गया था। तो आज के इस वीडियो में उसी ओरिजिनल पेपर को कवर करेंगे, जिसमें साथियों मैं आपको लगभग 55 से 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि बिहार दरोगा की नई भर्ती 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी पूरा पेपर को ध्यानपूर्वक सॉल्व करें। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है? और साथियों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो देखिए साथियों, जब आप लोग 540 का गुणनखंड करेंगे तो कुल संख्या जो होगा ये 24 निकल कर आएगा। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन 24। और साथियों, अगर आपको 2008 से लेकर 2022 तक के बिहार दरोगा एसआई के सभी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप लोग ये किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, जिसमें बीपीएसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि बिहार एसआई, बिहार ईएसआई, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई जैसे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर इस बुक में दिए गए हैं। तो आपको इस बुक को जरूर लेना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो इस बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग ले सकते हैं। आगे देखिए, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए साथियों, जालियांवाला बाग की जो घटना है 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। कहाँ पर? तो पंजाब के अमृतसर में। और किसके समय में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। आगे देखिए, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना था। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1971 में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और साथियों आपको पूरा पेपर को सॉल्व करना है, बीच से स्किप नहीं करना है। तो इनमें से किस में चांदी नहीं है? तो इसका सही जवाब है जर्मन सिल्वर। तीसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जर्मन सिल्वर में चांदी जैसा रंग होता है, लेकिन यह मुख्य रूप से तांबा, निकेल एवं जस्ता का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब है, ये कौन सा एंजाइम है? तो ये है एमाइलेज। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। लार एंजाइम एमाइलेज क्या करता है? भोजन के स्टार्च को माल्टोज एक डिसैकेराइड में तोड़ना शुरू कर देता है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है पेप्सिन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ये क्या करता है? तो देखिए, पेप्सिन जो है ये पेट से स्रावित होता है, जो प्रोटीन को पेप्टाइड में या अमीनो एसिड के छोटे समूह में तोड़ देता है। कौन? तो पेप्सिन। और इंसुलिन के बारे में आप सभी जानते हैं, ये कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह बीमारी। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए, अगर सभी संख्या को सॉल्व करेंगे 7/11, अगर 11 से 7 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.63। और 3/4 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.75। और 5/7 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.71। और 4/5 का आएगा 0.80। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे छोटी कौन सी है? तो 7/11 यानी कि 0.63। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए में है बसालत खान। चलिए और ऑप्शन दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? तो 1799 में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी?
चलिए यहाँ पर ऑप्शन है, बताइए टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद किसने शासन किया था? तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, कृष्णाराज तृतीय ने। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सूत्र पूछे तो SiO2, ये क्या है? सोडियम सिलिकेट। आगे देखिए, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो साथियों, ये निर्धारित की जाती है चौथी अनुसूची द्वारा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान करती है। चौथी अनुसूची। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। यानी कि ये जो होता है सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन, ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 में और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं हंगरी और उनके समर्थकों को दिया गया नाम था केंद्रीय बल। ध्यान रखेंगे, केंद्रीय बल में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एवं उनके समर्थक देश थे। तो बोला गया है कि ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में कौन शामिल हुआ था? तो ये बुल्गारिया शामिल हुआ था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। चलिए आंसर बताएंगे। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में है। और किस नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी एवं भील गंगा की नदियों के संगम पर है टिहरी बांध। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? तो देखिए साथियों, अर्धचालक की प्रतिरोधकता तापमान के साथ घटती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? घटेगी। आगे देखिए, 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए, तो छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? तो देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि छूट से पहले शर्ट का मूल्य था X रुपया। अब देखिए 25% जो छूट दिया गया, जो छूट से पहले जो शर्ट का मूल्य था यानी कि X रुपया, तो X पे छूट दिया गया 25%। छूट देने के बाद राज ने कितने रुपये बचाए? तो 20 रुपया। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो X पे 25% का छूट दे रहा है, तो यहाँ पे X का 25% बराबर कितना हो जाएगा? 20। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो X गुने 25/100 बराबर 20। अब देखिए 25 से यहाँ पे 5 बार में जाएगा और ये 100 20 बार में। फिर यहाँ से 5 से देखिए 20 4 बार में, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 गुने 4 80। देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 रुपया। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में कौन थीटा के सामने वाली भुजा, यानी कि लंब बोला जा रहा है, यानी कि जिस एंगल की बात की जाती है वो तो होता है लंब। तो यहाँ पे लंब और बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किस में होता है? साइन थीटा में, यानी कि दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो एक का आपका हो जाएगा 2। और देखिए दूसरा ऑप्शन में है कौन थीटा के आसन भुजा, यानी कि आधार और बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किस में होता है? कॉस में होता है। तो कॉस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3। तो यानी कि हमारा जो मिलान होगा आपका हो जाएगा 1 का 2 और 2 का 3। चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 1 का 2 2 का 4 ये नहीं होगा, 1 का 3 ये तो होगा ही नहीं, 1 का 2 2 का 3 ये हो सकता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है?
चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो साथियों इंटीग्रल कोच कारखाना जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये पेराम्बूर में स्थित है। याद रखेंगे पेराम्बूर कहाँ पड़ता है? तो ये जो है चेन्नई के पेराम्बूर में स्थित है इंटीग्रल कोच कारखाना। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो ध्यान से देखिए, इन चारों ऑप्शन में से चरण सिंह ने भी किया है, पीवी नरसिम्हा राव ने भी किया है, एचडी देवगौड़ा ने भी किया है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य, लेकिन चंद्रशेखर ने नहीं किया है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चंद्रशेखर सिंह ने 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के बीच भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। चलिए आगे देखिए, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो देखिए इन दोनों का मिश्रण जो है ये कार्य करता है किस रूप में? तो रोगाणुरोधक के रूप में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूध लैक्टिक अम्ल के उत्पादन के कारण ही दही में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये है सुनहरा धान, यानी कि जिसको गोल्डन राइस भी कहा जाता है। और इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है? समीर की माता का पोता कौन होगा? तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है समीर ने कहा कि सारिका जो है मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो ध्यान दीजिए, समीर की जो माता है उसका जो पोता होगा समीर का कौन होगा? या तो पुत्र होगा या फिर भतीजा होगा। तो इस तरह से जो सारिका होगा वो पुत्र वधू होगा समीर का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो साथियों यहाँ पे सही जवाब है ग्रेफाइट का उपयोग जो है मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मंदक, मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में। मध्य रेल मंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो साथियों मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? मुंबई में। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन। आयरन की कमी से क्या होता है? चलिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और मधुमेह ये किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण, बेरी विटामिन बी की कमी के कारण और स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए साथियों भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें ब्राज़ील, सोमालिया, केन्या ये सभी आता है, लेकिन भारत नहीं आता है। भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, ना कि भूमध्य रेखा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? चलिए आंसर बताइए। तो साथियों भाखड़ा नांगल बांध जो है ये बनाया गया है सतलज नदी पर। दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है और यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। जोग जलप्रपात स्थित है? तो साथियों जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित शरावती नदी पर स्थित है। तो सही जवाब क्या होगा? शरावती नदी पर किस राज्य में है? तो कर्नाटक। जहां नारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सी है? देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। यहाँ पर आंसर क्या होगा? मुनिस अल अरबाब। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था?
तो देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को लिया था फरवरी 1922 में वापस। क्यों लिया था? क्योंकि फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड की घटना हुई थी, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये बहुत ही सिंपल है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, कांच की नक्काशी में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है, यानी कि HF। चौथा ऑप्शन सही जवाब है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो साथियों, ये किया गया है 24वें संशोधन के द्वारा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो देखिए, सोन नदी जो है मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक। चलिए आगे देखिए, पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो साथियों, पूगा घाटी लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी भाग में चांगथांग घाटी में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? लद्दाख में। चलिए, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये है क्या? मगध। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध, जो कि वर्तमान में बिहार में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था। और मगध पर किसने शासन किया था? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, घनान, ये नंद वंशों का हो गया, चंद्रगुप्त आदि शक्तिशाली राजाओं ने शासन किया था मगध पर। बंगाल में अमला का अधिकारी होता था? तो साथियों, बंगाल में अमला जो है किसका अधिकारी होता था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है जमींदार। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही जवाब है, जमींदार। और ये क्या करता था? रिकॉर्ड बनाए रखता था एवं गांव से राजस्व एकत्र करता था। मुर्रा नस्ल है? तो साथियों, मुर्रा जो है एक प्रकार की भैंस है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है, जो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आसपास के इलाकों में पाई जाती है। 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो साथियों, इसमें 3 सदस्य थे और अध्यक्ष पूछे कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो देखिए साथियों, अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण पोलज है, पड़ौती है, बंजर है, चचर भी है, लेकिन जरीबा नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए, पोलज की बात करें तो पोलज वह भूमि थी जिस पर प्रत्येक फसल के लिए लगातार खेती की जाती थी और इसे कभी भी परती नहीं रहने दिया जाता था। और पड़ौती की बात करें तो पड़ौती वह भूमि थी जो कुछ समय के लिए खेती से बाहर रखी जाती थी ताकि वह अपनी ताकत वापस पा सके। और बंजर की बात करें तो बंजर 5 साल या उससे अधिक समय से बिना खेती वाली भूमि को कहा जाता था। तो यहाँ पर आंसर होगा जरीबा। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो देखिए, जैन धर्म के आपको प्रथम, 22वें, 23वें और 24वें सभी को ध्यान रखना है। तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो यहाँ पे 23वां पूछा गया है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ। सड़क सीमा संगठन, इसकी स्थापना कब की गई? तो सड़क सीमा संगठन की स्थापना 1960 में की गई। अंकलेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, अंकलेश्वर ये गुजरात में स्थित है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। चलिए आगे देखिए,
भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये सभी जो इस्पात संयंत्र है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो साथियों ये धातु है जिंक। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही जवाब है, जस्ता। सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सही है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 ये नहीं होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी सही है। तो यानी कि 1 और 3 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा ऑप्शन केवल 1 और केवल 3 सही है। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, नामेरी टाइगर रिजर्व ये असम राज्य में स्थित है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितनी सीटें प्राप्त हो? तो याद रखिएगा 1/10 सीटें। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही जवाब है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें।